हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय प्रसून सर में। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा क्या नया चैप्टर है, और सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं इस चैप्टर से। और आपको ये चैप्टर 10th में पढ़ लोगे, 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। मतलब ये चैप्टर आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा क्या। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी अथवा आनुवंशिकता। होता क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, इन सभी की जानकारी मैं आपको आज दूंगा। आइए देखिए, सबसे पहले नाम इसका है हेरिडिटी। क्या नाम है? हेरिडिटी। तो होता क्या है आनुवंशिकता, पहले ये जानना पड़ेगा। क्या होता है आनुवंशिकता? आनुवंशिकता क्या है ये जानना पड़ेगा। मतलब हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी क्या है। फिर डेफिनेशन जानने के बाद, इसकी डेफिनेशन जानने के बाद, आनुवांशिकता, विभिन्नता, ये सब जानने के पश्चात मैं जानूंगा जेनेटिक्स क्या होता है। भैया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आनुवांशिकता क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होता है, जमी आसमां का अंतर है। जेनेटिक्स का मतलब आनुवांशिकी, आनुवांशिकी। ठीक। फिर तीसरी बात, जब मैं आनुवांशिकता जान गया, आनुवांशिकी जान गया, फिर उसी समय मैं मूव करूंगा किस तरफ, कि क्या होता है लक्षण। क्या लक्षण क्या, और फिर सीधे मेन टॉपिक पर मैं मूव करूंगा। जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला, मतलब 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, उसका नाम है मेंडलवाद। क्या बाबू? मेंडलवाद। यानी कि इसमें मेंडल के नियम के बारे में जाना जाएगा। मेंडल का नियम जाना जाएगा। नियम। अब मेंडल के तीनों नियम जाने जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नियम प्रतिपादित किया था भैया। पहला कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था लॉ ऑफ गैमीट ऑफ प्योरिटी, गैमीट ऑफ प्योरिटी या प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक। तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। तीनों नियम आपको पढ़ना है। क्या? युग्मकों की शुद्धता का नियम, प्रभाविता का नियम, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों को पढ़ना है। उसी समय जब मेंडल ने बताया कि क्रॉस क्या होता है, भैया संकरण क्या होता है, तो 2 क्रॉस आपको पढ़ना है। दोनों 5-5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। एक संकर संकरण, एक शंकर संकरण, और द्वि शंकर संकरण पढ़ने। ध्यान पूर्वक सुनना बालक और बालिकाओं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है। मेरी बात के साथ चलिएगा। ये मैं भी आपको बता क्या रहा हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इस चैप्टर में है। आनुवांशिकता का डेफिनेशन पढ़े, फिर जेनेटिक्स क्या होता है ये पढ़ोगे, फिर लक्षण क्या होता है ये पढ़ोगे, फिर मेंडल के बारे में आ जाओगे। मेंडल के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा मैं आपको। पूछा नहीं जाता है उनके बारे में, केवल ये पूछा जाता है आधुनिक आनुवांशिकी के जगत या पितामह कौन है, या फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ये पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक। फिर मेंडल के बारे में बताऊंगा, तो मेंडल का नियम बताऊंगा, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बताऊंगा। फिर उसी समय जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, तो उन्होंने द्विसंकरण किया था। एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो दोनों संकरण का अध्ययन करूंगा, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की चर्चा करूंगा। उसी समय, उसी समय मैं जब ये तीनों नियम पढ़ लूंगा, एक संकर संकरण द्विसंकर संकरण पढ़ लूंगा, तो इसके अपवाद भी पढ़ना पड़ेगा। उसी समय मैं आपको पढ़ा दूंगा क्या, अपूर्ण प्रभाविता। क्या? अपूर्ण प्रभाविता। ये क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस। ठीक। फिर बात आती है किसकी? फिर बात आती है, ये सब पढ़ने के पश्चात
फिर जो मेंडल ने अपने इन तीनों नियमों में, एक संकर संकरण करने में, द्विसंकर संकरण करने में, जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों को जानना आवश्यक है। यानी कि मैं अगर कोई चीज बता रहा हूँ तो कुछ नए नए शब्द का प्रयोग करूंगा। जब नए शब्द का प्रयोग करूंगा उसको जानना भी तो जरूरी है वो शब्द क्या है। यानी कि मेंडल के नियम की जो मेंडल ने बताया है, मेंडल्स लॉ की टर्मिनोलॉजी को जानना। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी का मतलब शब्दावली जानना। क्या? शब्दावली। अब शब्दावली कौन कौन सी थी, आइए देखते हैं। आपको पता चलना चाहिए समयुग्मजी क्या होता है, समयुग्मजी, और विषम युग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है, युग्मजी क्या होता है, जिसको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। आपको पता होना चाहिए करेक्टर क्या है, करेक्टर क्या है, और ट्रेट क्या है, ट्रेट क्या है। आपको पता होना चाहिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, क्रॉस क्या है। आपको पता होना चाहिए, ये इसको लिखते हैं क्या, होमो जाइगस, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, हेटेरो सॉरी हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस ये यहाँ जेट है। उसी समय आपको ये भी जानना होगा हाइब्रिड क्या होता है, संकर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या होता है, ये भी जानना। उसी समय आपको ये भी जानना होगा कि जीन क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। उसी समय आपको ये भी जानना होगा एलील क्या होते हैं, एलील, या इसी को एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं, एलिलोमॉर्फ। यानी कि ये सब टर्मिनोलॉजी आपको जाननी पड़ेगी कब, जब आप मेंडल के इन सभी नियमों और द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण का अध्ययन करेंगे तब। ये सब पूरा मेंडल के बारे में हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ इतनी चीजें। अब सुनिए, अब और क्या पूछा जा सकता है। उसके बाद एक नया चीज आपको पढ़ना होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं। और अनुवांशिक पदार्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा डीएनए क्या होते हैं। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा क्रोमोसोम क्या होते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या होते हैं। फिर उसी समय आपको पढ़ना पड़ेगा जीन क्या होते हैं, भाई क्रोमोसोम फिर जीन पढ़ना पड़ेगा। फिर उसी समय आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्स डिटर्मिनेशन क्या, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन क्या है। आपके सिलेबस में इतना ही चीजें आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगी। हाँ, थोड़ा सा शायद एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में दो चार चीजें और हैं, जैसे जैव विकास दे दिया गया है। क्या? जैव विकास, जैव विकास में आपको लैमार्कवाद पढ़ना है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद, डार्विनवाद, डार्विनवाद और लैमार्कवाद, और थोड़ा सा उत्परिवर्तन भी पढ़ना है, उत्परिवर्तन, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ठीक, साथ ही साथ ये सब चीजें एसेंशियल नहीं है, पेपर में बहुत कम पूछी जाएंगी। जितनी चीजें यहाँ पर लिखी हैं ये सब चीजें पूछी जाएंगी। यहाँ तक तो आपका सिलेबस हो गया, ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन एनसीईआरटी में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। जैव विकास में लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तन, और इसी में आपको जीवाश्म, जीवाश्म और अवशेषी अंग, अवशेषी अंग या उपार्जित अंग, उपार्जित अंग, इन सभी का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक, ये पूरा का पूरा सिलेबस है
अनुवांशिकता चैप्टर का। यही चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है, कंठस्थ करनी है, याद करनी है। अब एक एक चीज पर मैं ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़ाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले बात आती है अनुवांशिकता की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक देखिए क्या होता है अनुवांशिकता या क्या होती है अनुवांशिकता। देखिए, मैं अगर बात करूं, आपने देखा होगा कि इन्हीं व्यक्तियों के शरीर में ये जो कान होता है, ये कान का ये जो लोब है, ये लोब वाला पार्ट ऐसे ज्वाइंट होता है, और किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों में ये ज्वाइंट नहीं होता, ऐसे मेरी तरह। मतलब कान कुछ में ज्वाइंट है और कुछ में ज्वाइंट नहीं है। कहने का तात्पर्य सुनिए, ये एक विशेष प्रकार का अनुवांशिक लक्षण है। क्या है लक्षण? मतलब अगर उनके माता पिता के कान ज्वाइंट है, तो पुत्र में या पुत्री में या संतति जो उनकी उत्पन्न होगी, उनमें ज्वाइंटेड कान वाले पुत्र अथवा पुत्रियों का जन्म होगा। अब सब सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब अपने माता पिता से जब अपने माता पिता से बच्चों के अंदर लक्षणों का गमन होता है, लक्षण स्थानांतरित होते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? अनुवांशिकता नाम दिया जाता है। आइए देखिए क्या होता है। जब जब अनुवांशिक लक्षण, क्या अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से, किस पीढ़ी से? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो गए। क्या होते हैं? स्थानांतरित स्थानांतरित होते हैं। तब स्थानांतरित होते हैं, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? अनुवांशिक। अब शब्द सुनना, ध्यान पूर्वक सुनोगे। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक। देखो, मैंने कहा ये है पेरेंट, इसकी जो अगली पीढ़ी आई उसको मैंने जीवन बोल दिया। क्या बोल दिया? जीवन। फिर इसकी मान लो अगली पीढ़ी आई तो जीटू बोल दिया। जीटू, जीवन और जीटू। मतलब पेरेंट से जो लक्षण अगली पीढ़ी में गए हैं, ये पहली पीढ़ी हुई, ये दूसरी पीढ़ी हुई। पेरेंट से जो लक्षण, पैतृक से जो लक्षण संतति में गए हैं, ये है पैतृक। पैतृक से जो लक्षण अगली पीढ़ी में गए हैं, मतलब पहली पीढ़ी में जो लक्षण पहली पीढ़ी में गए हैं, उसी लक्षण के जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अनुवंशिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रक्रिया अनुवंशिकता कहलाती। और देखो क्या क्या मैंने बोला। जैसे आपके अंदर जितने भी लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, वे आपके माता और पिता से मैच करते हैं, मिलान करते हैं। शब्द सुनिएगा, समानता प्रकट करते हैं, पूरा एग्जैक्ट कॉपी नहीं, थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर, जीवों के अंदर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन में समानता होती है, पूरी रूप से मैच नहीं करते हैं, असमानता और समानता दोनों होती है। जबकि अलैंगिक जनन में एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं। आप गुलाब का पौधा लगाएंगे, सेम एग्जैक्ट गुलाब का पौधा प्राप्त होगा, जैसे उसमें थे वैसे अगले जो मैंने नया पौधा लगाया है उसमें भी प्राप्त होंगे। लेकिन अगर कोई जानवर या कोई मनुष्य अपने लैंगिक जनन की प्रक्रिया कर नए जीव को उत्पन्न कर रहा है, तो सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी नहीं उत्पन्न होता, उसमें भिन्नताएं प्रकट होती हैं। मतलब अनुवांशिकता में जब अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो समानता और असमानता होती है। इन्हीं समानताओं और असमानताओं को इन्हीं समानताओं और असमानताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अनुवांशिकता। घुसा दिमाग में। अब सुनिएगा, जब जब पेरेंट से पीढ़ी वन जब पेरेंट से पीढ़ी वन में, जनरेशन वन में कोई लक्षण गया है, तो पेरेंट और जनरेशन के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, अंतर होगा। और यही अंतर ही क्या कहलाता है? विभिन्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? विभिन्नता कहलाता है, वेरिएशन का। क्या कहलाता है? वेरिएशन। शब्द सुनिएगा, जब माता पिता से बच्चों के अंदर जब लक्षण आए हैं, तो वे लक्षण पूरा एग्जैक्ट मैच नहीं करते हैं,
थोड़ा थोड़ा अंतर स्पष्ट होता है। तो जो अंतर स्पष्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। आप सब सुनिएगा, जो विभिन्नता हुई है, जो विभिन्नता प्राप्त हुई है, ये विभिन्नताएं पुत्र और पिता, माता और बच्चों के बीच में नहीं गिनी जाएगी। ये जो जनरेशन आई है, पीढ़ी बन हुई है, इसमें इसके बीच में भी गिनी जाएगी। मान लो ये है माता और ये है पिता, इनके बीच में संकरण हुआ, त्रास हुआ, तो जो पुत्र अगली पीढ़ी प्राप्त हुई है, तो अगली पीढ़ी में मान लो ये है पुत्र और ये है पुत्री। शब्द सुनिएगा बालक और बालिकाओं। तो इनके और इनके बीच में भी जो अंतर होगा उसको भी मैं क्या नाम दूंगा, वेरिएशन नाम दूंगा, विभिन्नता नाम दूंगा। यानी कि जब एक पीढ़ी से लक्षण दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो समानता और असमानता और विभिन्नताएं प्रकट होती हैं। और स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, लक्षणों का स्थानांतरित होने की प्रक्रिया और समानता असमानता विभिन्नता प्रकट होना ही क्या कहलाता है, अनुवंशिकता कहलाता है। और इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसी को बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। दो चीजें कवर हो गई, आनुवंशिकता और जेनेटिक्स, हेरिडिटी और जेनेटिक्स। क्या, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का आदान प्रदान होता है, लक्षण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं आनुवंशिक पदार्थ के थ्रू, तब सब सुनो, तब समानता और असमानता और विभिन्नताएं प्रकट होती हैं। तो इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन यानी कि आनुवंशिकता का संपूर्ण रूप से अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसी को बोलते हैं क्या, जेनेटिक्स। हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी। क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी। और आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग, किसका, शब्द का प्रयोग, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में बेटसन एक वैज्ञानिक था, उसने 1905 ईस्वी में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। और आनुवंशिकी का जिक्र फादर ऑफ जेनेटिक्स या इसी को मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोल सकते हो, मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये बातें नोट कर लेना, एक नंबर का क्वेश्चन। बेटसन ने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया और आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को माना जाता है। मैंने क्या बताया, आनुवंशिकता क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण ही आनुवंशिकी कहलाता है, जिसमें असमानताएं और समानताएं उत्पन्न होती हैं। समानताएं और असमानताएं अगर उत्पन्न हो रही हैं तो पेरेंट और जो अगली पीढ़ी ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुई है, संतति प्राप्त हुई है, उनके बीच में अंतर उपस्थित होगा। जब अंतर उपस्थित होगा तो उसी को विभिन्नता बोल देंगे। और विभिन्नता जरूरी नहीं है कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में ही हो, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में भी हो सकती है, ऑफस्प्रिंग के बीच में हो सकती है, संतति संतति के बीच में भी हो सकती है, बच्चों बच्चों के बीच में हो सकती है, पुत्र और पुत्रियों के बीच में हो सकती है, माता पिता और पुत्र पुत्रियों के बीच में हो सकती है। कंफर्म हुआ। जेनेटिक्स क्या कहलाता है, आनुवंशिकी क्या कहलाता है, कि आनुवंशिकता का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, या आनुवंशिकता और विभिन्नताओं और असमानताओं असमानताओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उस विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, आनुवंशिकी नाम से जाना जाता है। और आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग 1905 ईस्वी में बेटसन ने किया था। और आधुनिक आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को। इतनी बातें आपको कंफर्म हुई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये था बेसिक। अब मैं बढ़ता हूँ आगे और सीधे मूव करता हूँ मेंडलिज्म की तरफ, जिससे आपको मेंडल के बारे में थोड़ा बताऊंगा। फिर मेंडल ने कहाँ प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था, क्यों उस पौधे का चुनाव किया था, और पौधे का जो चुनाव किया था उसी पौधे में कितने एक्सपेरिमेंट किए, एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, इसको आगे बताने का प्रयास करूंगा। हाँ, आप सभी को अनुवांशिकी, अनुवांशिकता और विभिन्नता में अंतर समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, मैंने अब बोला था कि दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है मेंडल की मेंडलवाद, जिसको मेंडलिज्म बोलते हैं। क्या, मेंडलिज्म। ध्यान पूर्वक सुनो, या मेंडल के नियम।
1822 ईस्वी में जन्म हुआ मेंडल का। ठीक। फिर ब्रून में पादरी के तौर पर कुछ समय के लिए काम किया। भाई, जन्म हुआ, जब युवावस्था हुई तो पादरी के रूप में कुछ समय के लिए काम किया। फिर मेंडल ने 1857 से 1868 तक, कब? 1865, 1857 से 1865 तक कितना ईयर हुआ भैया? 5 ये और 3 ये, 8 ईयर। उसी चर्च में रहते हुए उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट। क्या किया? एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक पौधे का इस्तेमाल किया जिसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी। और पी को बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में पाइसम सटाइवम। क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम। ठीक, उद्यान मठ। देखना, 1822 में मेंडल जी का जन्म हुआ और उन्होंने क्या किया? जब वो युवा अवस्था में रहे तो फिर पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद फिर चले गए क्या, मठ के पादरी बन गए ब्रून में। कुछ समय तक पादरी वाला काम किया, फिर उसी समय वो अपने 1857 से 1865 ईस्वी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और एक्सपेरिमेंट किस पर किया? पाइसम सटाइवम पर, पी प्लांट। और उन्होंने क्या देखा कि प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ अंतर है, और उन्हीं के बीच में क्या कराया? संकरण कराया। अब मैं जो बोलता जा रहा हूँ संकरण कराया, ये सब तो आपको समझ में आ नहीं रहा होगा। संकरण कराया मतलब जब उन्होंने पी प्लांट को लिया तो पी प्लांट में देखा कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ पौधे लंबे हैं। कुछ पौधों के जो बीज हैं वो झुर्रीदार प्राप्त हो रहे हैं, कुछ पौधे के बीज जो हैं वो गोल प्राप्त हो रहे हैं, कुछ के हरे बीज प्राप्त हो रहे हैं, कुछ के पीले बीज प्राप्त हो रहे हैं। और बीज का जो पॉड है, पॉड का मतलब फली है, वो कुछ में रिंकल्ड है, रिंकल्ड का मतलब ऐसे उभारनुमा है, और कुछ में एकदम सीधी सॉफ्टेड है। कहने का मतलब उन्होंने अंतर देखा और उस पी प्लांट में क्रॉस कराया। क्रॉस का मतलब एक को मेल प्लांट ट्रीट किया, दूसरे को फीमेल, और दोनों के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस का मतलब रिप्रोडक्शन कराया। रिप्रोडक्शन कराया तो जो अगली पीढ़ी प्राप्त हुई, जो बीज प्राप्त हुए, उनको सो करके अगली बार जब प्राप्त किया गया तो उनमें विभिन्नताएं दिखाई दी, उनमें समानताएं दिखाई दी, और उनमें असमानता और समानता का अध्ययन करके उन्होंने अपना बताया कि क्या होता है कि अगली पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं कितनी परसेंट जाते हैं, ये बताने का प्रयास किया मेंडल से। लेकिन मेंडल जब ये बता रहा था, यानी कि इन 8 वर्षों के एक्सपेरिमेंट के बाद जब ये सब बता रहा था, उस समय लैमार्कवाद और डार्विनवाद बहुत गति के साथ चल रहे थे। मतलब सब डार्विनवाद पर विश्वास कर रहे थे, क्या होता है नव विकास, क्या होता है विकास, क्या होता है उत्परिवर्तन, इस पर ध्यान दे रहे थे। उस समय इनकी बातों को दबा दिया गया, किसी ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर 3 वैज्ञानिकों ने, किसने? ह्यूगो डी ब्रीज, जिसने उत्परिवर्तन की खोज की है। ह्यूगो डी ब्रीज, वान सरमार और वान सरमार, इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? मेंडल ने जितनी भी चीजें बताई थी, मेंडल ने जितनी भी चीजें बताई थी, उन सबको लॉ के रूप में कन्वर्ट किया। किसके रूप में? लॉ के रूप में कन्वर्ट किया। और मेंडल के इन्हीं सभी कॉन्क्लूजन को, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, उनको लॉ के रूप में तीनों वैज्ञानिकों ने कन्वर्ट किया। और उसी लिए जाना जाता है कि ये मेंडल का नियम है। और तीनों नियम कौन कौन सा था? पहला नियम है प्रभाविता का, प्रभाविता का, प्रभाविता का। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का, युग्मकों की शुद्धता का। अभी मैं नाम दूसरा बताऊंगा इसका, शुद्धता का, या इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का, अभी मैं पूरा डिटेल बताऊं। फिर तीसरा क्या प्रतिपादित किया? तीसरा लिखा क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अपव्यूहन
करनी, ये तीनों नियम प्रतिपादित किए गए। किसने? एक वैज्ञानिक था सेरमॉक, दूसरा था ह्यूगो डी ब्रीज, और तीसरा वैज्ञानिक कार्ल लॉरेंस। ध्यान पूर्वक सुनना। मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनको लॉ के रूप में कन्वर्ट नहीं किया। उनके कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल करके इन तीनों वैज्ञानिकों ने, सेरमार्क, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल लॉरेंस, इन्होंने उनको लॉ के रूप में परिवर्तित किया, जिसे मेंडल के नियम के नाम से जाना जाता है, इसे मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। मेंडल का कितना नियम हुआ? 3। कौन कौन सा? प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसे पृथक्करण के नियम के भी नाम से जाना जाता है, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखना, 1857 से 1865 ईस्वी तक लगभग 7 से 8 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट में। किसने? मेंडल साहब ने। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 में इसका जन्म हुआ था मेंडल जी का। मेंडल का जन्म हुआ था 1822 ईस्वी में ब्रून में। और इनका प्रोफेशन क्या था? पादरी थे, मठ के पादरी थे। ठीक। 7 से 8 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 7 से 8 वर्ष तक क्या किया? प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। किस पर किया? पी प्लांट पर किया। पी प्लांट का संस्कृत नेम ये लिखा है, पाइसम सटाइवम। पी प्लांट का ही चुनाव क्यों किया? आप प्रश्न उठता है, पी प्लांट का ही चुनाव क्यों किया? ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इतनी बातें पहले आपके समझ में आ गई होंगी। मेंडलवाद का मतलब मेंडल के नियम से है। मेंडल 1822 ईस्वी में पैदा हुआ, ब्रून में, मठ का पादरी रहा। 8 से 8 वर्ष तक प्रयोग किया। किस पर? पी पर। पी प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके निष्कर्ष को कंक्लूजन निकाल करके, निष्कर्ष को निकाल करके 3 वैज्ञानिकों ने किस रूप में कन्वर्ट कर दिया? नियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। शब्द सुनना, जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब पत्रिकाओं में छपना शुरू हो गया था कि ये कर रहा है, लेकिन इसके कार्य को दबा दिया गया, इसके कार्य को किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसके? मेंडल जी के। क्योंकि उस समय डार्विनवाद और लैमार्कवाद बहुत तेजी के साथ चल रहे थे। विकास क्या होता है इसके बारे में सब ज्ञान ले रहे थे। लेकिन बाद में जब सेरमार्क, ह्यूगो डी ब्रीज और कार्ल लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने इनके अपने प्रयोग किए, तो इनके प्रयोग इनके साथ मैच हो रहे थे, मेंडल के साथ मैच हो रहे थे। तो मेंडल के जितने भी निष्कर्ष थे उनको लॉ के रूप में, नियम के रूप में परिवर्तित किया इन तीनों वैज्ञानिकों ने, और इन तीनों वैज्ञानिकों का योगदान हमको पढ़ना पड़ेगा। इतनी बातें कंफर्म। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंट क्या क्या किया था मेंडल ने, और मटर के पौधे पर कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। आइए देखते हैं। मेंडल के नियम या मेंडलवाद की चर्चा हो रही है, तो आपको मैंने बताया अभी तक कि मेंडल के तीनों नियम को प्रतिपादित करने के लिए 3 विशेष प्रकार के वैज्ञानिक, सेरमार्क या सेर मैक भी बोल सकते हो, प्रोनाउंस ठीक से नहीं किया जाता, सेरमार्क लिखोगे सही नंबर है। दूसरा है ह्यूगो डी ब्रीज, और तीसरा है कार्ल लॉरेंस। इन तीनों ने अपने प्रयोग किए और अपने प्रयोग मैच पाए मेंडल के निष्कर्षों के साथ, और उस निष्कर्षों को प्रतिपादित कर दिया नियम के रूप में। 1822 ईस्वी में मेंडल का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रून में हुआ था। अभी मैंने यहाँ पे कोने में लिखा था। अब सब सुनना। मैंने कहा जो मेंडलवाद है, क्या किया मेंडल जी ने? मेंडल ने क्या किया? ये पी का जो प्लांट है, पी के प्लांट में कुछ कैरेक्टर देखिए। क्या देखिए? कैरेक्टर।
क्या देखा? कैरेक्टर मतलब लक्षण देखा। क्या देखा? लक्षण। शब्द सुनना बालकों, लक्षण क्या होते हैं कि जैसे मैं हूं तो मेरे बगल में कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित है, वो मुझसे छोटा है, तो है तो व्यक्ति, लेकिन लक्षण हुआ क्या? लंबाई अगर लक्षण गिना जाए तो वो व्यक्ति मुझसे छोटा है, मैं उससे बड़ा हूँ। तो अगर लिखा जाएगा लक्षण क्या है, तो लक्षण के तौर पे लंबाई को ज्ञात किया जाएगा। अगर लक्षण के तौर पे लंबाई माना जाए तो लंबाई में मेरा जो अगला व्यक्ति है वो छोटा है मुझसे, मैं बड़ा हूँ। तो एक ही लक्षण के दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बौना वाला मान लो छोटा वाला और एक बड़ा वाला। मतलब एक ही लक्षण के जो अलग अलग पार्ट आपको दिखाई देते हैं उनको विशेषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषक। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेट। शब्द सुनना, एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की आंख भूरी होती है, किसी व्यक्ति की आंख काली होती है, और किसी व्यक्ति की आंख जो होती है वो नीली होती है। भूरी, काली और नीली। मतलब लक्षण क्या है बबुआ? लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? लक्षण है आंख का रंग। क्या है? आंख का रंग। आंख का रंग, कलर ऑफ आई। और विशेषक उसके कितने प्राप्त हुए? तीन। कौन सा? सबसे पहला भूरी आंख, दूसरा काली आंख, और तीसरा कौन सा? नीली आंख। अब एक बात और सुन लेना, साथ ही साथ चल रहे हो तो एक बात और सुनते चलो। ये विशेषक हो गए, और लक्षण क्या हुआ? लक्षण आंख की बात की तो आंख का रंग, लंबाई की बात करूंगा तो लंबाई लक्षण, उसके दो विशेषक, एक बौना एक लंबा। अब शब्द सुनना। जो मेंडल ने पी प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, वो कैसे किया, क्यों किया, पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? क्योंकि जो पी का प्लांट होता है, पी का प्लांट, उस प्लांट एनुअली होता है। एनुअली जानते हो? एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट का मतलब एक वर्षीय पौधा। एक वर्षीय, एक वर्षीय मतलब एक वर्ष में पी की कई बार कई जनरेशन का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब 3 या 4 महीने में एक जनरेशन बीत जाती है, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन। एक वर्ष के अंदर कई जनरेशन का अध्ययन किया जा सकता है, इसीलिए चूज किसका किया? पी प्लांट। अब पी में कैरेक्टर भी ज्यादा थे। पी प्लांट में, पी प्लांट में कैरेक्टर ज्यादा दिख रहे हैं। कैरेक्टर, और कैरेक्टर के जो ट्रेट हैं वो भी ढेर सारे थे। ट्रेट हैं वो भी ढेर सारे दिखाई देते थे, और सबके युग्म विकल्पी मिल रहे थे, एलील मिल रहे थे। कहने का मतलब, अगर मैं लक्षण लेता हूँ, लक्षण ले लेता हूँ, मान लो पी का मटर का, मटर के पौधे की लंबाई, लंबाई ले ली, ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा मैंने ले लिया जो मटर का पौधा है उसके बीज का बीज का रंग ले लिया। तीसरा मैंने बीज का आकार ले लिया, बीज का आकार ले लिया। चौथा मैंने मटर के पौधे के जो पॉड है, पॉड का मतलब फली, फली है, उसका मैंने आकार ले लिया, आकार ले लिया। और फली का मैंने रंग भी ले लिया, रंग ले लिया। तीसरा, 1 2 3 4 5, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 5, पांचवा, छठवां, सातवां, मटर का, मटर के पौधे का पुष्प ले लिया, पुष्प का रंग। सातवां क्या ले लिया? मटर का, मटर के पौधे पर, पौधे पर पुष्प की स्थिति ले लिया, पुष्प की स्थिति यानी पोजीशन कहाँ पर है, आइए। और जो लक्षण प्राप्त हुए, एक मैं लिख देता हूँ प्रभावी, अभी समझाऊंगा। प्रभावी, अप्रभावी, इसको बोलते हैं रिसेसिव, रिसेसिव
इसको बोलते हैं डोमिनेंट। आओ देखते हैं। जब मेंडल जी ने पी के प्लांट का चुनाव किया, तो चुनाव क्यों किया? क्योंकि पौधा एक वर्ष के अंदर ढेर सारी जनरेशन को बता सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो करेक्टर हैं उसके विशेषक भी एक से ज्यादा थे। मतलब विशेषक ज्यादा होंगे तभी लक्षण, और लक्षण भी ज्यादा थे, 7 लक्षण थे। और सातों लक्षण को एक साथ क्रॉस कराया, जिससे नई नई जानकारी मिलती गई। और गणितीय प्रयोग किया था, मैथमेटिक का प्रयोग किया था भैया, मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का। मैं बताऊंगा क्या प्रयोग। पी के प्लांट में जो जब क्रॉस कराया तो जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन, ध्यानपूर्वक सुनना। जो पी का प्लांट है उसमें नर मेल पार्ट को मेल पार्ट को और फीमेल पार्ट को अच्छे से अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। मतलब बैगिंग, जिसको बोलते हैं बैगिंग और इमस्कुलेशन अच्छे से किया जा सकता है। क्या मतलब? जो पी का प्लांट है, ये पी के प्लांट में पौधा द्विलिंगी होता है, तो द्विलिंगी के अलावा उसको एक लिंगी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब उसके नर वाले पार्ट को अलग करके एक पौधे को पूरा नर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक पौधा है उसमें मादा वाले पार्ट को उसको पूरा नर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का तात्पर्य, पौधा अगर द्विलिंगी है तो आसानी से इसमें नर और मादा को अकेले एक पौधे के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए चुनाव किया गया था पी प्लांट। 3 चीजें आपको समझ में आई। एक वर्षीय है, कई जनरेशन का अध्ययन होगा। दूसरी, करेक्टर ज्यादा दिखाई दे रहे थे। तीसरा, कि इसमें नर और मादा को पृथक करके एक सिंगल प्लांट को नर अथवा मादा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पौधा कैसा है? द्विलिंगी। ये बात नहीं कंफर्म। अब मैं बता रहा हूँ कि जो लक्षण लिया गया था वो लक्षण कौन कौन सा था, कौन से लक्षण थे, कितने लक्षण थे? वो 7 लक्षण थे। 7 लक्षण के ट्रेट कितने होंगे? 14 होंगे। आपको याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये पेपर में पूछा जाएगा। क्या सातों लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, मटर के पौधे की लंबाई, पहला लक्षण। दूसरा, जो मटर का पौधा है उससे जो बीज प्राप्त हो रहा है उसका रंग कैसा है। जो मटर के पौधे का जो बीज प्राप्त हो रहा है उसका आकार कैसा है। फली का आकार कैसा है, फली का मतलब जानते हो? अभी मैं चित्र बनाऊंगा। और फली का रंग कैसा है। मटर के पौधे जो है उसमें पुष्प कहाँ लगा है? शीर्षस्थ पर लगा है या कक्षस्थ पर, कोने कोने भी लगा है? अच्छी है या शीर्षस्थ है? अभी बताऊंगा क्या होता है। और पौधे का जो पुष्प का रंग है वो किस कलर का है? बैंगनी है या सफेद? आ जाओ देखो। अगर पौधे की लंबाई की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी लिखा है। हुआ क्या, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो 2 शुद्ध पौधों का चुनाव किया। शुद्ध क्या होता है और अशुद्ध क्या होता है ये मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, जब किसी भी पौधे के अंदर दोनों जीन जब किसी भी पौधे के अंदर दोनों जीन एक जैसे हों तब उसे समयुग्मजी कहा जाता है। जब किसी पौधे के जीन की बात की जाए तो जीन दोनों एक जैसे हों तब उसे समयुग्मजी कहा जाता है, और अलग अलग हों, जैसे ऐसे अलग अलग हों तब उसे विषम युग्मजी कहा जाता है। अब सब सुनना, दिक्कत क्या हुई? अगर सेम जीन है, एकदम समान है, तो समयुग्मजी बोल दिया, और इसी समयुग्मजी को शुद्ध रूप से माना जाता है। अब चाहे वह लंबा पौधा होगा तो बोलेंगे शुद्ध लंबा पौधा, और बौना होगा तो शुद्ध बौना, क्योंकि दोनों जीन सेम है, समयुग्मजी है, और समयुग्मजी हमेशा प्योर होते हैं।